नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुमार के डी क्लासेज में। आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो क्लास 12th की फिजिक्स का टॉपिक है। इससे पहले वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सारी चर्चाएं खत्म कर दी है और लास्ट टॉपिक जो उसमें था हमारा प्रकाशिक तंत्र, जिसके बारे में हमने बताया था। और इससे जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स की वीडियोज है वो हमने बहुत काफ़ी पहले बना दी थी, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो उस लिंक पर जाकर के वे सवाल आप सारे देखेंगे तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित सारे सवाल आसानी से कर पाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, हमारा जो टॉपिक है प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन या लेंस की बात हम इस पे कहेंगे। प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन और लेंस, इन टॉपिक्स की बात हम कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमारे गोलीय, जब हमने पढ़ा था गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हुए थे। अब यहाँ पर हम गोलीय पृष्ठ पढ़ रहे हैं तो गोलीय पृष्ठ भी हमारे दो प्रकार के होंगे। एक हमारा होगा अवतल गोलीय पृष्ठ, और दूसरा हमारा होता है उत्तल गोलीय पृष्ठ। उत्तल गोलीय पृष्ठ, जो हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ होगा वो क्या होगा, बीच में दबा होगा, बीच में हमारा क्या होगा, दबा होगा, ये हमारा बीच में दबा है। और जो उत्तल गोलीय पृष्ठ होगा वो बीच में क्या होगा, बीच में हमारा उभरा होगा, बीच में क्या होगा, उभरा होगा। तो ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया, ये हमारा उत्तल गोलीय पृष्ठ हो गया। अब आप इसमें एक चीज, सारी चीजें समझते हैं, जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके विषय में आपको पूरी जानकारी है कि यदि हम इस बिंदु को क्या माने, ध्रुव माने, यदि हम इस बिंदु को ध्रुव माने तो इस ध्रुव के बाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो सारी कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। दाईं ओर की जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। ऊपर की ओर की जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, धनात्मक होंगी। नीचे की ओर की जो दूरियां होंगी वो कैसी होंगी, ऋणात्मक होंगी। इस चिन्ह परिपाटी को आपको हमने जब गोलीय दर्पण वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने बता दिया था। वही सारी चीजें यहाँ पर भी फॉलो होती हैं। तो हम सबसे पहले आज हम बात करेंगे इस टॉपिक में अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालेंगे। अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन देखेंगे। क्या देखेंगे, अवतल गोलीय पृष्ठ पर, अवतल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो हमारा क्या बात आ जाएगी, तो ये हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया, ये हमारा कोई अवतल गोलीय पृष्ठ हो गया। इसको हमने मान लिया M1 M2 एक अवतल गोलीय पृष्ठ है, जिसका ध्रुव का मान लिया हमने, जिसका ध्रुव P है, और ध्रुव P से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष जो रेखा है वो हमने इस तरीके से खींच दिया। और इसका ये हमारा बिंदु हो गया ध्रुव P, और इसका जो हमारा वक्रता केंद्र है वो क्या है, C है। और वक्रता केंद्र C से एक हमारा अभिलंब खींचा गया है, वक्रता केंद्र C से एक हमारा अभिलंब खींचा गया है CA। वक्रता केंद्र C से होकर हमारा एक अभिलंब जाता है क्या, CA। पृष्ठ के जो पहले है उस माध्यम का अपवर्तनांक N2 है, और पृष्ठ वाले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है, N नहीं, पृष्ठ के पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक N1 है, और पृष्ठ के माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो कितना है, N2 है। तो जब कोई मान लो, अब किसके, गोलीय पृष्ठ के ध्रुव P से U दूरी पर बाईं ओर, U दूरी पर बाईं ओर के लिए हम क्या कह सकते हैं, -U दूरी पर कोई बिंदुनुमा वस्तु O रखी है, -U दूरी पर एक बिंदुनुमा वस्तु O रखी है, जिससे
चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु ए पर क्या होती है, आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर झुक कर जाती है, और जब हम इसको पीछे की ओर बढ़ाकर ले आते हैं यहाँ पर, तो एक प्रतिबिंब इस बिंदु पर प्राप्त होता है। तो ये वाला जो हमारा कोण बना, ये वाली जो किरण है वो हमारी आपतित किरण है। कौन सी किरण है, आपतित किरण है ये वाली। और ये जो हमारी किरण है, इस तरीके से ये जो किरण गई है, ये हमारी किरण है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण। तो आप समझ गए होंगे। तो हम इसको थोड़ा एक बार बहुत जल्दी से, M1 M2 एक हमारा अवतल गोलीय पृष्ठ है जिसका ध्रुवी है, वक्रता केंद्र C है, वक्रता केंद्र C से अभिलंब हमारा CA है। ध्रुवी से -u दूरी पर एक बिंदुनुमा वस्तु हो रखी है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण बिंदु A पर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात बिंदु I की ओर आती हुई प्रतीत होती है, जहां पर इसका प्रतिबिंब I प्राप्त होता है। बिंदु I की ध्रुवी से दूरी -v होती है और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, -r है। ये सारी दूरियां हम माइनस में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये सारी दूरियां बाईं ओर हैं। कैसे हैं, बाईं ओर हैं। अब बिंदु A से हमने मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल दिया, क्या, AN, जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी है, जिसकी ऊंचाई h है, जिसकी ऊंचाई हमारी कितनी है, h है। उम्मीद करते हैं इतनी सारी बातें आपको समझ पे आ गई होंगी। अब हम देखें स्नेल का नियम। यदि हम अब स्नेल के नियम से देखें तो स्नेल के नियम से हमारा क्या होगा, स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हमारा क्या होता है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, तो इसमें सबसे पहले समझना जरूरी है हमारा आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण, ये हमारी आपतित किरण और ये हमारा अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है वो हमारा होता है आपतन कोण। तो ये वाला हमारा आपतन कोण होगा। तो कौन हमारा आपतन कोण है, OAC। ये हमारा बिंदु क्या है, C है, तो इसमें OAC हमारा क्या है, आपतन कोण है। OAC बराबर आपतन कोण मतलब I। और ये जो हमारी किरण इधर गई है थोड़ी अभिलंब की ओर झुक करके, तो ये वाला कोण हमारा कौन सा है, ये वाला जो हमारा कोण है वो हमारा क्या है, R है। और इसी किरण को जब पीछे की ओर बढ़ा करके ये लाया गया है तो ये वाला भी कोण कौन सा है, R है। मतलब ये वाली किरण थी अपवर्तित किरण और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ा कर लाया गया तो ये वाली भी अपवर्तित किरण बनी। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा मतलब कोण कौन सा, IAC, ये हमारा कौन सा कोण है, R है। तो स्नेल के नियम से हमारा क्या होगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक मतलब 1n2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, sin I बटे sin R, sin I बटे sin R। अब 1n2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1n2 को हम लिख सकते हैं n2/n1 और इसको लिख सकते हैं कितना, बराबर n के। हमने 1n2 बराबर मान लिया किसके, n के। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि I और R जो है वो बहुत छोटे कोण है। ये हमारा जो आपतन कोण है वो बहुत छोटा है। अब कब छोटा होगा, जब हमारा क्या, ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ है, जब गोलीय पृष्ठ का व्यास बहुत कम होगा तो हमारा आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान जो होगा वो बहुत कम होगा। मतलब आपतन कोण और अपवर्तन कोण बहुत छोटे कोण होंगे। तो जब I व R बहुत छोटे हैं, R बहुत छोटे हैं, तब साइन हम इससे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो बचेगा कितना, I/R बराबर n। तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर कितना, NR, I बराबर कितना, NR। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब हम देखेंगे, अब हम देखो सबसे महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। इस कोण को हमने मान लिया अल्फा, इस कोण को हमने मान लिया बीटा और इस कोण को हमने मान लिया गामा। इस कोण को माना अल्फा, इसको माना बीटा, इसको माना गामा। I बराबर हमारा n आ गया, हमने इसको अल्फा माना, इसको बीटा माना, इसको गामा माना। कौन कौन से कोण अल्फा माना हमने, ये वाला कोण अल्फा माना ये, तो इसका नाम क्या होगा, AOP। कोण हमारा AOP बराबर अल्फा माना। और हमारा AIP हमने क्या माना, बीटा माना।
और ACP जो है वो हमने क्या माना, गामा माना। तो इन तीनों कोणों को हमने माना क्या, अल्फा, बीटा और गामा। तो यहां पर यदि देखें कौन सा त्रिभुज देखें, OAC त्रिभुज, त्रिभुज OAC में, OAC में, तो OAC हम पहले बना लेते हैं इधर थोड़ा। देखिए हमारा ये हमारा O बिंदु है, ये हमारा I बिंदु है, यहाँ पे हमारा C बिंदु है और यहाँ पे हमारा बिंदु P है, और यहाँ पे हल्का सा इधर थोड़ा आ जाए तो यहाँ पे बिंदु हमारा N है, और ये हमारा कोई बिंदु A है, ये हमारा कोई बिंदु A है। तो इधर इसको खींचे, इसको खींचे और इसको खींचे, तो हमारा ये वाला कोण जो है अल्फा है, ये वाला कोण बीटा, ये वाला कोण हमारा गामा, इस तरीके से। तो हम यहाँ पर यदि देखें कि ये जो हमारा, अगर हम त्रिभुज OAC की बात करें, इस त्रिभुज की बात करें, OAC इस त्रिभुज की बात करें, तो ये जो गामा कोण होगा वो हमारा इस कोण के अल्फा, और ये वाला कोण हमारा जो OAC है उसके योग के बराबर होगा। क्यों, बहिष कोण प्रमेय होती है, अंतः सुदूर कोणों के योग के बराबर होती है। मतलब जो हमारा ACP कोण होगा, जो कोण ACP होगा वो किसके किसके योग के बराबर होगा, COA के, COA प्लस OAC, OAC अर्थात ACP जो बराबर वाला कोण है वो हमारा किसके बराबर है, गामा के, और COA बराबर जो कोण है वो हमारा किसके बराबर है, अल्फा के, और ये OAC वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, I के। तो मतलब हमारा इस त्रिभुज से क्या प्राप्त हो गया, गामा बराबर प्राप्त हो गया अल्फा प्लस I, गामा बराबर प्राप्त हो गया अल्फा प्लस I। इसी प्रकार यदि हम त्रिभुज ले लें, इसी प्रकार यदि त्रिभुज ले लें कौन सा, IAC, इसी प्रकार त्रिभुज ले लें IAC में, तो IAC में यदि देखें, यदि इसी गामा की बात करें, अब केवल त्रिभुज हमारा इतना ले रहे हैं, ये IAC, ये तो IAC में यदि हम देखें तो ये जो हमारा कोण बीटा होगा और ये जो वाला कोण होगा, तो ये वाली देखो हमारी कौन सी किरण थी, ये हमारा अभिलंब, वो अभिलंब था, और ये हमारी अपवर्तित किरण को पीछे की ओर बढ़ाकर लाया गया था। तो ये वाला जो कोण बनेगा वो किसके बराबर था, R के बराबर था। तो यहाँ से जो हमारा अगर हम कोण निकालेंगे, कोण ACP बराबर कितना, तो होगा किसके, ACP बराबर होगा CIA के, CIA प्लस कोण AI वो IAC के, IAC के। तो मतलब कोण ACP मतलब कोण गामा बराबर होगा CAI के, या CAI के हैं चाहे IAC के, मतलब R प्लस किसके, R प्लस बीटा के। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो IAC से हमारा कितना निकला, गामा बराबर R प्लस बीटा, R प्लस बीटा। तो यहाँ से यदि हम निकालें तो क्या निकलेगा, तो यहाँ से यदि हमारा निकाला जाए तो I बराबर निकलेगा कितना, गामा माइनस अल्फा, और यदि यहाँ से निकाला जाए R बराबर निकाला जाए तो यह आ जाएगा गामा माइनस कितना, बीटा। I का मान निकल आया और R का मान निकल आया, I और R के मान हमने समीकरण 1 में रख दिए। तो समीकरण 1 से, तो हमारा समीकरण 1 से क्या मिल जाना है, I का मान रख दें कितना, गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा बराबर ये N, R का मान कितना आ जाएगा, गामा माइनस ये कितना, बीटा। इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण 2, इस समीकरण को हमने मान लिया समीकरण 2। उम्मीद करते हैं इतना पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब हम देखो आगे जाते हैं, तो हम इसको पूरे को कर देते हैं क्लीन, इसको कर देते हैं क्लीन, क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है और डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है। तो आगे हम देखेंगे, अब हम बात करेंगे, अगर हम त्रिभुज की बात करें OPA मतलब ONA, त्रिभुज ONA में, या कहें, या सीधा ये ना करें, कहें हम, देखो जब अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कोण क्या हैं, छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा छोटे कोण हैं, क्या हैं, छोटे कोण हैं। तो हमारा अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, tan अल्फा के, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर हो जाएगा tan बीटा के, और गामा बराबर माना जाएगा किसके, tan गामा के, tan गामा के।
अल्फा बीटा गामा छोटे कोण क्यों हैं? क्योंकि ध्रुव P से बिंदु A की दूरी कैसी है? बहुत कम है। और ये दूरी क्यों कम है? क्योंकि इसकी जो हमारा जो गोलीय पृष्ठ का जो व्यास है वो क्या है? बहुत कम है। तो ये हमारा tan अल्फा गया। तो यदि हमारा tan अल्फा ज्ञात करना हो तो आपको देखो इस तरीके की एक आकृति दिख रही होगी। ये हमारा बिंदु A है, ये n है, ये हमारा कोण हमारा क्या है? ये वाला कोण अल्फा है। इस बिंदु से इसकी दूरी कितनी है? -u है। और इसकी दूरी कितनी है? इसकी दूरी h है। देखो यहाँ पे बिंदु A है, ये n है और उसके आगे थोड़ा p है। तो हमारा यदि हम tan अल्फा बराबर निकालें तो आ जाएगा an बटे कितना? NO। कितना आ जाएगा? NO। और इस NO को बराबर माना गया। NO लगभग बराबर है किसके? NO लगभग बराबर है NP के। किसके बराबर है? NP के। तो NO के स्थान पर हमने कितना रख दिया? NP रख दिया। कितना रख दिया? NP रख दिया। तो NO गलत हो रहा है थोड़ा, देखो NO के स्थान पर हमने क्या रख दिया? NO बराबर, मतलब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो OP के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? OP के बराबर होगी। तो देखिए O से P तक की जो दूरी है वो क्या है? -u है। तो क्या है? -u है। और AN की लंबाई कितना है? h। तो h बराबर ये कितना? h। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? h/-u। अब देखो जो tan बीटा होगा, जो tan बीटा होगा वो हमारा, ये देखिए ये बीटा कोण है। तो यहाँ पर हमारा कितना है? बीटा कोण है। ये बिंदु हमारा I है, ये बिंदु N है, ये बिंदु A है। हमने बात, और ये वाला कोण हमारा क्या है? बीटा है। तो देखिए tan बीटा बराबर हमारा क्या होगा? ये दूरी कितनी है? v। तो tan बीटा बराबर हमारा क्या होगा? an बटे कितना? ni। और जो ये हमारी ni वाली दूरी है, n से इस बिंदु तक की जो दूरी है वो लगभग बराबर है किसके? pi के। किसके बराबर है? pi के। तो ni के स्थान पर हमने कितना मान लिया? pi मान लिया। और ये an मान लिया, an का मान h। और ये p से i तक की, मतलब ध्रुव P से प्रतिबिंब I तक की दूरी को किससे प्रदर्शित किया गया था? उसको लिया गया था -v से। किससे लिया गया था? -v से। अब हम गामा बराबर देखें तो गामा अगर हमारा यहाँ पर है, देखो गामा यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारा गामा कोण है। यहाँ पे बिंदु C है। तो इतनी दूरी जो है वो हमारी कितनी है? -r। और इतनी दूरी हमारी कितनी है? r। तो यहाँ से हमारा बीटा बराबर, ये हमारा बीटा नहीं होगा, ये हमारा गामा होगा। तो गामा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? लंब बटे आधार। अब हमने यहाँ पे क्यों, ये an हमारा लंब है, ये पूरा आधार था, तो हमने क्या लिया था? NO लिया था। फिर हमारा कोण बीटा के लिए ये लंब था, ये आधार था। और फिर हमारा गामा के लिए ये लंब है और ये आधार है। तो हमने ले लिया an लंब और बटे आधार, मतलब कितना? CN। और ये जो CN बराबर है वो लगभग किसके है? वो हमारा किसके है? CP के। किसके है? CP के। तो यहाँ पे हमारा रख दिया an/, ये कितना? CP। तो ये h/ कितना आ गया? h/-r आ गया। h/ कितना आ गया? -r आ गया। तो ये हमें प्राप्त हो गए किसके किसके मान? अल्फा, बीटा और गामा के मान। तो अल्फा, बीटा और गामा के मान हमने इस समीकरण में रख दिया। तो हम थोड़ा ऊपर का साफ कर देते हैं क्योंकि डेरिवेशन लंबा है और बोर्ड थोड़ा छोटा है। तो हम अब अल्फा का जो मान आया h/-u, बीटा का जो मान आया h/-v, गामा का जो मान आया h/-r, इसको हमने समीकरण 2 में रख दिया। तो हम किससे लेते हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 से तो गामा का मान रख देते हैं कितना? h/-r, h/ ये कितना? -r। और फिर हमारा कितना? अल्फा का मान रख देते हैं। तो अल्फा का मान हमारा कितना आया? अल्फा का मान हमारा h/-u, h/ ये कितना? -u। और ये हमारे, इसको हमने कोष्टक में कर दिया क्या? बंद, बराबर n। और फिर हमने किसका मान रखा? गामा का मान रखा। गामा का मान आया है h/ ये कितना? -r। और फिर हमारा कितना? माइनस। बीटा का मान रखा तो बीटा का मान आया है हमारा कितना? h/ ये कितना? -v। तो अब आगे देखते हैं। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो क्या आएगा? h/ ये हो जाएगा -r, h/ ये कितना? -r, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, h/ ये कितना? h/ ये हमारा कितना? u, h/ हमारा कितना? ये u बराबर होगा
n, और ये हमारा कितना होगा h अपान ये कितना h अपान r, वो भी ये माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा किसके, h अपान ये हो जाएगा v, h अपान कितना हो जाएगा v। अब अगर देखो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, यहाँ से हम h कॉमन ले लें तो ये कितना आ जाएगा 1 अपान ये कितना r, ये माइनस का, और ये 1 अपान ये u, और यहाँ से h हम यदि कॉमन ले लें और n को अंदर कर दें तो ये n अपान r आ जाएगा, और ये n अपान ये v आ जाएगा। h से हमारा h खत्म हो जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा, ये h और h कट जाएंगे, मतलब हमारा यहाँ के 1 बचेगा। तो हमारा देखिए n अपान r को यदि हम इधर ले आए तो ये माइनस का इधर आएगा, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये n अपान r माइनस 1 अपान कितना हो गया r। इस n अपान r को नीचे पक्षांतर कर दिए तो ये आ गया प्लस का इधर, और ये माइनस का ही है तो ये माइनस का बचा रहा। इस 1 अपान u का पक्षांतर कर दिया तो इधर चला जाएगा माइनस का, तो ये n अपान v माइनस ये कितना हो जाएगा 1 अपान u। तो यही हमारा अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त हो गया n अपान। अब इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहो तो लिख सकते हो n 1 अपान r कॉमन लेकर के, तो ये n माइनस 1 हो जाएगा, और ये n अपान v माइनस ये कितना 1 अपान u। तो ये हमारा इसके लिए सूत्र प्राप्त हो गया, ये अपवर्तन के लिए सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसको आगे कैसे हल करेंगे, क्योंकि हमने n का मान ले रखा है क्या 1n2, और 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1। 1n2 बराबर क्या होता है n2 अपान n1। तो उम्मीद करते हैं ये हमारा इसका प्रथम सूत्र प्राप्त हो गया, प्रथम सूत्र प्राप्त हो गया। जब सीधा सीधा कह दिया जाए पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इतना है, अगर सीधा सीधा प्रश्न में कहा जाए कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है तब हमारा ये बात होगा। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए कि वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1.3, या कह दिया जाए वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 और वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1.7 है, तब फिर हमारी ये सिचुएशन नहीं बनेगी। तब हमारा n के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा 1n2 रखना पड़ेगा। और आपको पता है कि 1n2 बराबर कितना होता है, 1n2 बराबर होता है n2 अपान n1। तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हम क्या रख दें n2 अपान n1 रख दें, क्या रख दें n2 अपान n1 रख दें। तो इसी सूत्र को आगे और हल करें तो जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमें क्या रखना है n बराबर रखना है n2 अपान n1, क्योंकि n बराबर था 1n2 की, तो रख देते हैं। तो ये 1 अपान r, और यहाँ पे रख देते हैं n2 अपान ये n1 माइनस 1 बराबर ये हमारा आ जाएगा n2 अपान ये n1 अपान ये कितना v माइनस ये कितना 1 अपान ये कितना u। तो देखिए यहाँ से इसको अगर हम आगे हल करें तो ये कितना हो जाएगा n2 माइनस n1 अपान ये n1, और इसको यदि हम आगे हल करें तो हो जाएगा n2 अपान, देखो इसका तो हमारा अंश और हर है, लेकिन इसका हमारा n2 अपान n1, इसमें अंश और हर दोनों है लेकिन इसमें v केवल था, तो इसका हमने हर बना लिया। तो ये हमारा कितना हो जाएगा बार बार का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा n2 अपान n1 v माइनस 1 अपान u। अब इस पे अगर हम लास्टा लें तो कितना आ जाएगा n1 v और ये कितना u। तो n1 v का जब हमने इसमें भाग दिया तो क्या बचा u बचा, u का इससे गुणा हो गया n2 u आ गया, माइनस u का जब इसमें भाग दिया तो हमारा कितना बचा n1 v बचा, ये आ गया 1 अपान r, और ये कितना n2 माइनस n1 अपान ये कितना n1। तो देखिए n1 से n1 जब दोनों में हर दोनों के हर हमारे समान हैं, हर में कुछ समान सा मिल रहा है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारा प्राप्त हो गया कितना 1 अपान r, और ये हमारा कितना n2 माइनस ये कितना n1 बराबर ये हमारा कितना n2u माइनस n1v बटे v और ये u। अब हम इन दोनों में uv का अलग अलग भाग करवा दें तो n2u अपान ये कितना हो जाएगा v और u, और ये हमारा माइनस हो जाएगा कितना n1v और ये u और ये v। तो हमारा देखो v से हमारा क्या हो गया, ये हमारा u से u कट गया और ये हमारा v से v कट गया, तो हमारा प्राप्त हुआ n2 अपान ये v, और ये हमारा n1 अपान ये कितना u, n1 अपान ये कितना u, और ये हमारा v है। तो हमारा ये कितना आया 1 अपान r, और ये n1 माइनस कितना n2। तो ये हमारा इसका फाइनल जो सूत्र निकल के आया। इस सूत्र से क्या होगा
जब कंडीशन कभी ऐसी दी जाएगी कि वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा दिया जाएगा और वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक दूसरा दिया जाएगा, तब हमारा इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। और जब सीधा सीधा अपवर्तनांक केवल दिया जाएगा तब हमारा इस सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों ये टॉपिक आपको पूरे तरीके से समझ पे आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो अपने सभी साथियों के साथ इसे बहुत तेजी से शेयर करें और सभी साथियों से कहें कि इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, क्योंकि डेरिवेशन काफ़ी बड़ा है और इस डेरिवेशन को सभी बच्चे कॉपी पे साथ साथ करते जाएं। साथ साथ करने के बाद एक बार फिर करें तो ये डेरिवेशन आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और ये एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, यूपी बोर्ड परीक्षा में 2019 पे ही ये पूछा गया है। तो इस डेरिवेशन को बिल्कुल हल्के में ना लें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ एक नई वीडियो लेकर के लिए। बाय बाय, टेक केयर।